हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट, रेस्पिरेशन। तो आइए देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन इज द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट टू द सेल्स विद इन टिश्यूज एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलती है, हमारी बॉडी उसे इनहेल करती है, हर सेल्स हर टिश्यूज़ तक पहुंचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से रिलीज करती है। इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो होता है ब्रीथिंग और सेकंड होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग में नॉर्मल इनहेल या एक्सेल होता है एयर का, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एयर हम इनहेल करते हैं उससे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है ब्लड और बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाता है, उसे सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। The food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life process। ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है न्यूट्रिशन में कि हमारी बॉडी अगर कुछ भी फूड मटेरियल इनटेक करती है तो उससे न्यूट्रिशन जो है एब्जॉर्ब करती है, जिससे कि वेरियस लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज। अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो इसे अलग अलग वे में परफॉर्म करते हैं। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ जो होते हैं तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ऐसे होते हैं, वो ऑक्सीजन को यूज़ लेते हैं और ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और कुछ ऐसे पाथवेज भी होते हैं जो कि ऑक्सीजन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो उसे तो हम एनारोबिक बोलेंगे, जो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते। लेकिन जो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं उसे हम एरोबिक पाथवे बोलते हैं। सभी केसेस में, इन ऑल केसेस, द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज जो होता है एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरूवेट। 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है, उसे बोलते हैं पायरूवेट। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, और ये होता है साइटोप्लाज्म में। फर्दर जो पायरूवेट होता है वो इथेनॉल या एल्कोहल बोल सकते हैं, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, और ये जो प्रोसेस होता है ये यीस्ट में होता है फर्मेंटेशन के दौरान। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये जो प्रोसेस है ये विदाउट एयर होता है, विदाउट ऑक्सीजन होता है, इसलिए हम इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो होता है पायरूवेट का ऑक्सीजन जब ब्रेकडाउन करवाती है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो पायरूवेट ब्रेकडाउन हुआ उससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अदर प्रोडक्ट जो निकलेगा वो वाटर होगा, और ये प्रोसेस जो है एयर की प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, इसलिए ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। द release of energy in this aerobic process is a lot greater than in the anaerobic process। एरोबिक प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उसकी वैल्यू एनएरोबिक प्रोसेस में निकली हुई एनर्जी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि एरोबिक प्रोसेस में एनर्जी ज़्यादा निकलती है और एनएरोबिक प्रोसेस में एनर्जी कंपेरेटिवली कम निकलती है। अब थर्ड जो है, सबसे पहले जो हुआ था वो साइटोप्लाज्म में हुआ था, सेकंड हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया में, और थर्ड होता है मसल सेल में। मसल सेल में हमारी ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरूवेट जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और 3 मॉलिक्यूल जो होते हैं कार्बन के वो ही लैक्टिक एसिड कहलाता है। दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स। हमारी मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से लैक्टिक एसिड बनता है। अगर वो ज़्यादा हो जाए, उसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो उस बॉडी में हमारे क्रैम्प्स आ सकते हैं। हर ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज जो कि C6H12O6 होता है उसको पायरूवेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और पायरूवेट जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये कन्वर्जन सबसे पहले साइटोप्लाज्म। अब फर्स्ट एग्जांपल जो है
वो है यीस्ट का, जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, यानी एनारोबिक। यीस्ट पायरुवेट को इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट करता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यीस्ट इस तरीके से एनर्जी डिराइव करता है और इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अब सेकेंडली आता है माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरीके से एनर्जी डिराइव होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ये होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक सेल ऑर्गेनेली है और अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि पावर हाउस जो होता है सेल का वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। नाउ थर्ड एग्जांपल जो है, अब मसल सेल में कैसे एनर्जी डिराइव होती है। मसल सेल में जब हम फास्ट एक्सरसाइज करते हैं तो उतनी तेज़ी से हम रेस्पायर नहीं कर पाते, रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं। तो मसल सेल में ऑक्सीजन की कमी से, लैक ऑफ ऑक्सीजन से जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लैक्टिक एसिड के ज़्यादा बिल्डअप होने से बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं। तो ये 3 टाइप्स हमने पढ़े हैं। सबसे पहले यीस्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया और मसल सेल में कैसे एनर्जी डिराइव होती है। अब आता है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो तुरंत ही यूज हो जाती है एटीपी के सिंथेसिस में। एटीपी जो है एक एनर्जी करेंसी है बहुत से सेलुलर प्रोसेसेस की। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे होता है उसमें ऑक्सीजन चाहिए ही होती है। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये इंश्योर कर लेते हैं कि उनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन होनी चाहिए। वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू प्लांट जो है अपनी गैसेस एक्सचेंज करते हैं, डिफ्यूजन होता है। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल द सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन हियर। तो डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है एक्सचेंज होते हैं स्टोमेटा के हेल्प से। डिफ्यूजन मीन्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में गैसेस का एक्सचेंज होना। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। तो जो डिफ्यूजन है वो एक तो एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करता है और प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग नाइट फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन जो है वो कंटिन्यू चलता ही रहता है। लेकिन ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस। जो CO2 जो रेस्पिरेशन में यूज़ आती है वो सीधी फोटोसिंथेसिस में यूज़ आती है जिससे कि प्लांट अपना फूड बनाता है। तो CO2 रिलीज नहीं होके ऑक्सीजन रिलीज होती है ड्यूरिंग द डे। तो ये तो हो गई प्लांट्स की बात कि प्लांट्स कैसे डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि रेस्पिरेशन करते हैं। अब करते हैं एनिमल्स की बात। एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग rid of the carbon dioxide produced. Terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere. Terrestrial animals जो होते हैं वो डायरेक्टली एटमोसफियर से ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज़ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्ट एटमोसफियर से नहीं ले सकते क्योंकि वो पानी में रहते हैं, तो जो पानी के अंदर डिजॉल्व रहती है ऑक्सीजन उसे वो इनटेक करते हैं। ब्रीदिंग रेट जो होती है एक्वेटिक एनिमल्स में वो ज़्यादा होती है एज कंपेरेटिव टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared
टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। तो एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है उसके कंपैरिजन में जो डिजॉल्व्ड एयर होती है वाटर में वो कम होती है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर देन द सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। जो ब्रीथिंग रेट होती है एक्वेटिक एनिमल्स में वो ज़्यादा होती है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कंपैरिजन में। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स use the oxygen in the atmosphere for respiration. This oxygen is absorbed by different organs in different animals. All these organs have a structure that increase the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं वो जैसे कि हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में होता है लंग्स। तो लंग्स जो होता है उसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं वो अपना सरफेस एरिया जो वो उसे इंक्रीज कर लेते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम कर सकें। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी। ये बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं इसलिए बॉडी के अंदर होते हैं और इन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है एक सरफेस के थ्रू। पहले हमने बात की प्लांट्स की, देन हमने बात की टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की और एक्वेटिक एनिमल्स की। अब हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की। तो ह्यूमन बींग्स में एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स। सबसे पहले जो एयर है वो जाती है हमारे नोस्ट्रिल्स से। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विथ म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। नोस्ट्रिल्स में बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है जिससे कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो यहीं बाहर ही रोक लिए जाते हैं और जो प्योर एयर होती है वो हमारे लंग्स तक जाती है। फ्रॉम हेयर द एयर पासेज थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। वो थ्रोट से होते हुए एयर लंग्स तक जाती है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। रिंग्स कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती है। कार्टिलेज जो होता है एक सॉफ्ट बोन होती है। कार्टिलेज हमारे ईयर में भी प्रेजेंट होती है, वो एक सॉफ्ट बोन होती है जो हमारे थ्रोट यानी गले में भी प्रेजेंट होती है जिससे कि जो एयर का पासेज है वो कोलैप्स नहीं हो। दैट इंश्योर एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो शुरू होता है नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल्स में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि बैक्टीरिया को, डस्ट पार्टिकल्स को बाहर ही रोक लेता है और प्योर एयर को हमारे लंग्स तक ले जाता है। तो सबसे पहले शुरू होता है नेजल पैसेज से, देन जाता है फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स एंड देन ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। देन एयर जो है ट्रेकिया से पास आउट होके ब्रोंकाई में आती है। ब्रोंकाई जो है बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिसे हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ब्रोंकियोल्स जो होते हैं ये बलून लाइक स्ट्रक्चर में ख़त्म होता है जिसे एल्वियोलर सैक कहते हैं। ये एल्वियोलर की बहुत सारे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब within the lungs the passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon like structure which are called alveoli। तो लंग्स में जो पैसेज है वो धीरे धीरे छोटे से छोटा होता जाता है और फाइनली टर्मिनेट यानी एंड अप होता है बलून लाइक स्ट्रक्चर में जो कि हम उसे कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में बहुत सारे ब्लड वेसल्स का एक जाल नेटवर्क होता है, वो प्रेजेंट होता है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोलाई। जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी से कैरी करता है और रिलीज करता है एल्वियोलाई में। एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स। यानी कि वो एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और ऑक्सीजन जो होती है एल्वियोलर एयर उसको टेकन अप बाय ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स में वो ऑक्सीजन को डालता है। इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी में, जो ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करता है। हीमोग्लोबिन विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर soluble in water than oxygen is and hence is mostly transported in the dissolved form of our blood। तो CO2 जो है वाटर के साथ ज़्यादा soluble होता है, तो इसके साथ ट्रांसपोर्ट होता है, इस तरीके से ये बॉडी में ट्रेवल करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के एडवांटेज पूछ रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का ब्रीथिंग रेट जो होता है लो होता है, तो ये ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से ले पाते हैं, और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन को अपने अंदर कंज्यूम करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो ये पूछ रहा है कि ग्लूकोज से एनर्जी डेरिवेशन के डिफरेंट पाथवेज क्या है। तो ये चार्ट बनाना है कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से फिर यीस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनते हैं, और इसमें लेस एनर्जी होती है। देन सेकंड इज मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन में मिलता है, तो लैक्टिक एसिड मिलता है एक तो, और एक एनर्जी हमको मिलती है। अब थर्ड जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें एनर्जी जो है ज़्यादा निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसमें प्रोवाइड होता है हमें, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये चार्ट बना देना है सेकंड क्वेश्चन के लिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट होती है। तो इसका आंसर ये रहा, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है। इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द red blood corpuscles. Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen is and hence is mostly transported in the dissolved form in our blood। तो आरबीसी जो है जिसमें कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन को कैरी आउट करता है अपने साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ सॉल्युबल होती है, इस वजह से उसी के साथ ट्रांसपोर्ट की जाती है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी लंग्स ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं जिससे कि उनका गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए एरिया जो है मैक्सिमाइज होता है। सो ये रहा इसका आंसर। विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट इन बलून लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एल्वेoli। The alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. The walls of alveoli contain an extensive network of blood vessels. So hope you guys like my